जय हिंद। कैसे हैं विद्यार्थियों? हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल। आज है प्रैक्टिस नंबर 12। तो कुछ सवाल हम आपके पास लेकर आते हैं और आप लोग उसे लगाते हैं। कोशिश करिए इस तरह के सवालों पर अपना अभ्यास बना लें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। सवाल है 0, 2, 3, 6, 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं में कितना अंतर है। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जाने वाला। रेलवे में भी पूछा गया, एसएससी में भी पूछा गया, सब जगह ये पूछा गया सवाल। जब भी कभी आपको 5 अंकों की जैसे बड़ी संख्या बनानी है तो संख्याओं को जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, अवरोही क्रम में, तब बड़ी संख्या बन जाती है। जैसे इनको अगर हम अवरोही क्रम में लिखें 7, 6, 3, 2, 0, तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही बन सकती है। अब अगर हमको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी हो तो मुझे और आरोही क्रम में लिखना चाहिए, परंतु यह ध्यान रहे अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो संख्या 5 अंक की नहीं बन पाएगी, 4 अंक मानी जाएगी। तो जब इसको आप 5 अंकों की छोटी संख्या बनाएंगे तो 2 आपको पहले लिखना पड़ेगा, 0 नहीं लिखना पड़ेगा। 0 लिख देंगे तब 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 2, 0, 3, 6, 7, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब बस इसी को घटा दीजिए, आपका उत्तर यही आ जाएगा। 10 में से 7 घटाएंगे 3, 11 में से 6 घटाएंगे 5, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 5 यहाँ बचेगा और 7 में से 2 गया 5, 55,953 ये रहा। तो मेरे ख्याल से आप इसको जरूर कर पाए होंगे। अवरोही क्रम कर देंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या बन जाती है, आरोही क्रम करेंगे तो छोटी छोटी संख्या बन जाएगी। ध्यान रखना होगा अगर 0 है कहीं पर तो 0 पहले नहीं लिखेंगे, 0 लिख देंगे तो संख्या 4 अंकों की बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये सवाल है कि 2 की वैल्यू इतनी सब कुछ है तो x का मान बताओ। x का मान बताने का मतलब हुआ इसका मान निकालने के बाद हम उधर ले जाएंगे, 2 में से घटा देंगे, यही इतना करना है। चलो इसे पहले हल करें। हम इसको लिख के हल करते हैं। 1 बटा 1 धन 1 बटा 3 धन 1 बटा 4। अभी कितना है, 4 3 12, 13 बटे 4। 13 बटे 4 जो होगा वो 4 बटा 13 बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक खत्म। 13 के 13 और 4 19, 17, 13 के 13 17 बटा 13 यानी 13 बटे 17। अब ये 13 बटे 17 हो गया, x की वैल्यू आ गई। अब इसको ले जाके 2 में से घटाना है। 2 में से अगर हम 2 में से 13 बटा 17 माइनस कर दें तो क्या होने जा रहा है, 13 17 दूनी 34, 34 में से 13 घटा दें। आप दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपको और जल्दी घटाना है तो क्या करें। तो देखो 34 में से 13 घटाएंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 3 में से 1 घटाएंगे 2, 21 बटा 17 और ये आपका उत्तर हो जाएगा। एक दूसरा तरीका ये भी है घटाने का कि अगर आपको 2 में से घटाना हो जबकि 13 बटे 17 को घटाना है, 13 बटे 17 1 से छोटा है, तो ये जो 2 लिखा है इसको आप 1 + 1 कर दें और -13 बटे 17 कर दें। तो अब इसको पहले कर लें। 17 में से 17 कम 17 -13, 4 बटा कितना हो जाएगा, 17 कम 17 में से 13 घटाओ 4 बटा 17। अब बताओ 1 धन 4 बटा 17 आपको करना है तो 17 कम 17 4, 21 बटा 17 हो जाएगा। तो ये भिन्नों का कैलकुलेशन है, बहुत आसानी से आपका उत्तर बन जाता है। थोड़ा सा प्रयास करिए और उत्तर आपके पास हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 तथा 28 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। प्रत्येक से विभाजित हो जाए इसका मतलब उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। आपको सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकालना चाहिए। 12, 18, 21 और 28। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21 और 28 नहीं कटेगा। 28 नहीं कटेगा लेकिन 7 के पिताजी हैं और 4 के पिताजी हैं। अब क्या हुआ, 3 2 से 1 बार हो, 2 3 6 और ये हो जाएगा 14। बस आपका लघुत्तम कंप्लीट हुआ। 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 गुणा 14, 18 गुणा 14 करेंगे तो आपका लघुत्तम कंप्लीट होगा। 14 14 8 112, 11, 14 क्यों 14 और 11 25, 252 हमारा एलसीएम आ चुका है। मुझे 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या चाहिए। देखो 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या यही है। अब आपको 252 को लेकर के उसके पास पहुंचना चाहिए।
कि 4 टाइम 9 के करीब में कौन सी ऐसी गिनती है जो 252 से कट जाती है। अगर वो संख्या मिल जाएगी तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। आओ काटते हैं। 3 बार जाएगा, 3 गुना 6, 25 तियां 75। 6 में से 9 में से 6 घटाएंगे 3, 9 में से 5 घटाएंगे 4 और यहाँ आएगा 2। अब बताओ 8 24, 8 बार जा सकता है, 9 बार तो जाएगा नहीं, 9 से 45, देखो 9 दूनी 18 और 25 9 10 जाएगा, 9 दूनी 18 1, 9 पचे 45 से 46 4, 9 दूनी 18 4 22। अब यहाँ आया 1, 13 में से 6 गया 7 और यहाँ बचेगा 1, 171 ज़्यादा है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया। 4 टाइम 9 में 171 ज़्यादा है, इसी को निकाल दीजिए, हमारा उत्तर बन जाएगा। अब देखो 4 टाइम 9 में से अगर इस 171 को माइनस किया जाए तो यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 9, 98 28, ये रहा। यह एक ऐसी संख्या मिल गई जो इन सभी संख्याओं से पूरी तरह कट जाएगी। बस आपके पास यही करना है। पहला काम लघुत्तम निकालना है, फिर दूसरा काम भाग देना है और तीसरा काम जो शेष बचे उसे माइनस कर देना है। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपके सामने है। कोई वैल्यू है इसका 4/5 का 3/5 का 2/5 1112 है। तो देखो संख्या कौन सी। इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम x लिख दो। x गुणा 4/5 गुणा 3/5 गुणा 2/5 बराबर 1112। कोई संख्या कटने वाली है नहीं। अब यहां से उसको काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? 2 1 3 1 4 1 5, 2 1 3 2 5, 5 का मतलब ये हुआ कि 8 से काटो इसको। 4/5, 3/5 और 2/5। तो देखो 4 से आप इसको काटो, 4 दूनी 8, 8 से इसको काट रहे, 8 के 8, 3 बचे 31, 8 तियां 24, 7 72, 8 9 72। 3 से कटेगा, 9 3 12 13, नहीं कटेगा। अब बताओ ये संख्या ऐसी है जो कटने वाली है नहीं। 139 गुणा 125 और बटा 3। तो देखो ये फ्रैक्शन में गिनती बन गई। फ्रैक्शन में गिनती बन गई, इसका यह मतलब होता है कि ये गिनती कहीं कहीं पर कोई अंक यहाँ पर कम पड़ रहा है। तो चलो, अगर किसी संख्या में आपको 125 से गुणा करना हो तो क्या करना चाहिए? अगर मान लो किसी संख्या में आपको 5 से गुणा करना हो तो क्या करना चाहिए? आपको उस संख्या में 10/2 से गुणा करना चाहिए। अगर 25 से गुणा करना है तो आपको 100/4 से गुणा करना चाहिए। अगर 125 से गुणा करना है तो 1000/8। देखो 139 गुणा 1000/8 और बटा 3 तो रहेगा ही। ऐसा करने से क्या फायदा मिलने जा रहा है? देखो ये होता है 139 000 को 8 से आराम से आप काट सकते हैं। 8 एके 8, 5 59, 8 सटे 56, 56 और 3 59, 30, 8 तियां 24, 6 60, 8 सटे 56, 8 पचे 40। अब इसमें आपको 3 से भाग देना है तो निश्चित रूप से वह संख्या नहीं आ पाएगी जो वहाँ पे है। 3 पचे 15, 5 के रेंज में कोई नहीं है, इसका मतलब होता है कोई एक अंक यहाँ पे मिसिंग है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो यहाँ पे एक सवाल है, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं। यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या है? सोचो 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं। अगर 8 क्रमिक संख्याएं दी गई कुछ भी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 संख्याएं क्रमिक संख्याएं। ये नहीं बता रहा कि क्या है। कह रहे बीच में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है। बीच में आने वाली यही दोनों संख्या है, इनका औसत इस जगह पे कोई वैल्यू 6 लिखी, माने इन दोनों को जोड़ के बटा 2 किया गया होगा तो यहाँ 6 आया होगा। फिर क्या पूछा गया? 8 दी गई संख्याओं का योगफल बताओ। अगर ये बीच में संख्या 6 आई है तो निश्चित रूप से ये 5 होगी और ये क्या होगी? 7 होगी। अब 5 और 7 है, क्रमिक है, इसका मतलब क्रमिक विषम संख्या है। ये 5 है तो ये 3 है, तो आएगी नहीं। 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं और मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है तो 8 दी गई, 8 6 48। कहने की जरूरत ही नहीं है। देखो
इसको लगाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर 8 संख्याएं आपके पास हैं और बीच में दी गई संख्याओं का औसत 6 है, इसका मतलब पूरी संख्याओं का औसत 6 है, और 8 संख्याओं का औसत अगर 6 है तो इसका मतलब उनका योग क्या हो जाएगा? हो जाएगा 6 गुणा 8 बराबर 48। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जो औसत होता है, औसत गुणे पदों की संख्या आप करते हैं तो योग मिल जाता है। तो जो बीच वाली संख्याओं का औसत 6 आया हुआ है, तो इसका मतलब पूरी संख्याओं का, क्योंकि एक कह रहा क्रमिक संख्याएं, इसका मतलब समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो उनका औसत जो आ गया, बीच वाली दो संख्याओं का औसत आ गया, यही पूरी श्रेणी का औसत होगा। पूरी श्रेणी का औसत अगर 6 होगा तो कुल 8 संख्याएं हैं, 8 छक्के 48, आपका उत्तर बन गया। योग कितना आ गया? 48 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? देखो, अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आप तुरंत बता देंगे, लेकिन आप लगाएंगे कैसे? आप ऐसे लिख देंगे 40 इनकी उम्र है, इनकी उम्र 40 है, इनकी उम्र 60, तो कितना साल पहले? मान लो 1 साल पहले, और बराबर कौन सा रेशियो था? 3:5। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू आपके पास पहुंच जाएगी। ये हो जाएगा 5 चौके 20 माइनस 5x बराबर 6 18 180 माइनस 3x। अगर हम 5x उधर लेकर जाएं तो 2x, और 180 इधर लाए तो घट के आ जाएगा 20, x की वैल्यू आ गई 10। यानी 10 साल पहले ऐसा हो सकता है। देखो, 10 साल पहले 30 रहा होगा, ये 50 रहा होगा, 3:5 रहा होगा। इसको आप मौखिक भी देख सकते हैं, लेकिन x लगाने से क्या होता है कि डेफिनेट हो जाता है मामला। आइए अगले सवाल पर बात करें। ये है कैलकुलेशन। आप देखते हैं x का 64% माइनस 1120 का 96% बराबर 499.2। हमें यहाँ x रखना है। आओ देखते हैं। लिखेंगे हम x का 64% माइनस है 1120 का 96%, 96% है, बराबर है 499.2। हम इसे काटेंगे और उधर लेकर जाएंगे, और जब ऐसा हो पाएगा, देखो एग्जैक्ट वैल्यू तो होगी नहीं क्योंकि वो कटेगा ही नहीं, तो हम काट सकते हैं। 20 से काटें, एक जीरो पहले काट दें, तो गुणा कर लेना ही ठीक रहेगा, क्योंकि 10 रहेगा तो 10 लगाना बेहतर होगा। चलो गुणा करते हैं। 6 दूनी 12, 112 गुणा 96 कर रहे हैं, तो 6 दूना 12, 1, 6 एक 6, 1 7, और 6 एक 6, फिर 9 दूनी 18, 9 एक 9 एक 10, 1, 9 एक 9 एक 10। अब ये आ गया 2, 8 7 15, 1, 6 एक 7 और 0 और 1, यानी इतना आ गया। और इसमें हम 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1075। अब 1075 जाके उधर जुड़ जाएगा। अब बताओ x बराबर हम सीधे क्या लिख सकते हैं? 1075 में इसको अगर हम जोड़ते हैं, इन दोनों संख्याओं को, क्योंकि इधर से माइनस उधर जाएगा तो प्लस होना है, तो चलो जोड़ा जाए। 0.2 बना, और 5 और 9 14 हासिल 1, 8 और 9 17 हासिल 1, और 4 एक 5 और 1, इतना आ गया। अब इसमें हम करेंगे गुणा 100 और बटा 64, यही काटना है, क्योंकि ये 64/100 उधर जाएगा तो 100/64 हो जाएगा। चलो काटते हैं। इसको अगर हम दशमलव हटा देंगे तो इसका मतलब हुआ ये जीरो खत्म हो जाएगा। चलो 4 से काटें, 4 से काटते हैं तो 16 आया। ये कितना हुआ? 4 3 12, 3 15 37, 4 9 36, 1 37 14, 4 3 12, 4 6 24, फिर 4 से कट रहा। अच्छा देखिए, 16 दूनी 32, 7 16 64, 4 से ही काटते हैं। 4 चौके 16, यह आएगा 4 9 36, 3 39, 33, 4 8 32, 4 चौके 16। अब फिर 4 से कट जाएगा। ये कितना आ गया? 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, और 10 से गुणा करेंगे 2460 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2460। आप देख सकते हैं थोड़ा कैलकुलेशन जरूर था, लेकिन बहुत आराम से इसको आप धीरे धीरे जब अपने अभ्यास में आ जाएगा तो आपकी रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। पहला काम करें कि पहले स्पीड, दो चीज़ें चाहिए हमें, एक्यूरेसी चाहिए और स्पीड चाहिए। इन दोनों में सबसे पहले क्या चाहिए? दोनों में सबसे पहले हमको एक्यूरेसी चाहिए, और जैसे एक्यूरेसी बढ़ती चली जाए और फिर आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। लिखा है कि 840 क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया और फिर नए खरीदार ने उसे 5% हानि पर बेच दिया।
वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य क्या है। देखो 840 का सामान है, पहले 10% लाभ पर बेचा गया, 110/100 पर बेचा गया, बाद में उसको 5% घाटे बेचा गया, इसका मतलब 95/100 पर बेच दिया गया। बस आपको यही काटना है और आपका उत्तर बनेगा। 100 तो ऐसे ही गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, काटेंगे। अगर इसको हम काट दें तो वो नहीं खा गया 5 से, तो ये हो जाएगा 20। हम थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, 4 से काट करके, 4 पचे 20 और 4 से काट देंगे तो हो जाएगा 21। अब गुणा करें, 19 के 19, 1, 19 दूना 38 से 39, इसी में 5 से भाग देना है, तो 5 से 35, 35 4 49, 5 9 45, 4 5 8 40, 79.8 कहीं दिख रहा। अभी 11 बचा हुआ था। देखो हम लोग के ये 5 7 35, 35 और 4 49, 5 9 45, ठीक है। अब इसमें अभी 11 से गुणा करना बाकी है, तो 11 से गुणा करेंगे, 11 से 88, 8 11 99, 99 8 मिलाओ 7, और फिर 11 से 77, 77 में क्या मिला देंगे 10, 87, 837, 877.8 ये रहा। देख रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे भी सोच लें कि पहले एक काम कर लें उसके बाद दूसरा काम करें, या एक लाइन में ही कर लें, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। देखो अगर एक लाइन में करना चाहें तो 840 का 10% लाभ पर बेचा गया, 840 का 10% कितना होता है 84, यानी कि आप 840 और प्लस 84 कर दीजिए तो पहला काम हो चुका है। क्या हो चुका है, ये हो गया 4, ये हो गया 8 4 12, 1 8 1 9, 924 हो गया। अब इसे 5% घाटे में बेचा, 5% क्या होता है बताओ, इसका 10% कितना होगा 92.4। अगर इसका 10% 92.4 होगा तो 5% कितना होगा 92.4 का आधा, आधा कितना होता है 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 46.2। अब इसी में से अगर आप 46.2 माइनस कर दें तो आपका उत्तर आ जाए, ये भी तरीका है। तो 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ बचेगा 13 में से 6 घटाएंगे 7, यहाँ बचेगा 11 में से 4 घटाएंगे 7, और यहाँ बचेगा 8। आप देखें ऐसा भी उत्तर बन सकता है। तो एक तरीका है कि आप 100 को मान करके परसेंटेज के हिसाब से लगाते चले जाएं, एक तरीका ये है कि आपको एक एक गिनती लगाते जाएं और समझाते जाएं। 5% 10% निकालना बहुत आसान होता है किसी संख्या का, तो उत्तर निर्भर करता है कि सवाल जैसा है उसी प्रकार का उसमें एक्शन लेना चाहिए। कोई एक तरीका बहुत बेहतर नहीं होता है, सवाल देखने के बाद ही आप तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% बट्टा देकर 387 रुपये में बेचा गया, अंकित मूल्य क्या है। आप बताओ कोई सामान रहा होगा एक्स का, उस पर 14% का बट्टा दिया गया, यानी उसको 86% पर बेचा गया होगा। बोलो अगर उसे 86% पर बेचा गया और कितने में बेचा गया 387 का बेचा गया, तो बताओ वह सामान कितने का होगा 387 गुणा 100/86, यही काटना है। जितना जल्दी काट दो आपका उत्तर आपके पास हो जाएगा। अब चूंकि संख्या ऐसी है कि सीधे कटने वाली है नहीं, 8 चौके 32, देखो पहले इसको 86 है तो 2 से 50 हुआ, 2 चौके 8, 2 3 6। अब इसको आप 43 से काट दीजिए, 43 से काटेंगे कई बार में जाएगा 4 8 32, 8 3 24, 9 3 9 3 27, 9 चौक 36, 2 38, 9 बार में देखो कट गया, और 9 5 45, आपका उत्तर आ गया 450 रुपये। निश्चित रूप से उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा 450 रुपये, और 450 रुपये समान था, 14% घाटे पर बेचा गया, यानी बट्टा देकर बेचा गया, 387 में बेच दिया गया। तो देख सकते हैं आप सवालों की प्रकृति बड़ी नहीं है, बस लगाते रहिए, एंजॉय करते रहें। लिखा 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 5% दर से 3 सालों के लिए प्राप्त ब्याज दूसरे वर्ष पर दूसरे भाग पर 6 से 1/4% ब्याज दर से 4 सालों के लिए प्राप्त होने वाले ब्याज के बराबर हो। अब अगर इसको आप बांटते 3600 रुपया है, 2 प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। एक तो एक संख्या को x और एक संख्या को 3600 माइनस x मान लें, एक तरीका ये है। इसमें मुझे लगता है कि समय लगता है। अब आपको दूसरा तरीका है कि रेशियो बना लें। रेशियो कैसे बनाएंगे, मान लो एक भाग x है और एक भाग y है। अब पहले भाग पर 5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज ये रहा, और दूसरे भाग पर
6 से 1/4 यानी 25/4 और गुणा 4 और बटा 100 ये रहा। और कह रहे हैं दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो इसे छोटा करो, ये 100 गया, ये 4 गया, और इस 5 से 5 बचे 25 गया। तो बताओ x बटा वाई बराबर क्या हुआ? x बटा वाई बराबर 5/3, यानी x और y में 5/3 के अंदर पैसे बांटने। अब बताओ 36 रुपया है, तो 36 रुपया में पहला भाग क्या हुआ? 5/8, क्योंकि 5/3 माने 5:3, तो 5:3 में हम इसको बांट रहे हैं। बांटिए, 8 चौके 32, 4 36 40, 8 5 40, गुणा करें 0, 5 5 25, 5 22, पहला धन 2250। कहीं दिख रहा है? जी हाँ। अब अगर पहला 2250 हुआ तो दूसरा 1350 ही हो, और कुछ हो ही नहीं सकता। ये रेशियो बनाकर हुआ। अभी इसी सवाल को आप चाहते तो एक संख्या को x मान लेते और एक संख्या को 3600 माइनस x मान लेते, तो भी वही उत्तर बनता। देखो गुणा 5 गुणा कहाँ गया, किस साल के लिए? 3 साल के लिए। इसका इतना ब्याज है, और इसका जो ब्याज होता गुणा 25/4 गुणा 4 और बटा 100, और ये दोनों बराबर था। अब इसको काटेंगे तब भी सेम आंसर आना है। देखो ये 100 यहाँ गया, ये 4 यहाँ गया, इस 5 से आप 5 25 25 कर सकते हैं। बस यहाँ पे आया 3x, वहाँ क्या आया 5 का गुणा करो, 0 0 5 1 30, 3 5 है 15 3 18 और -5x। अब -5x इधर आएगा तो 8x हो जाएगा। 8x बराबर 18,000, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 दूनी 16, 16 2 बचेगा 20, फिर 8 दूनी 16, 4 बचेगा 40, 8 5 40, ये रहा एक वैल्यू 2250 आ गई। तो ये तरीका में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, पिछला वाला तरीका सही कि रेशियो बना लीजिए और रेशियो बना के इसको हल कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके पास ये रहा, यदि ब्याज वार्षिक देय हो और 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया हो तो मूलधन बताइए। देखो चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आपको पता होगा, ऐसे होता 1 + r/100 और पावर n -1 और बराबर CI, यही है फार्मूला। अब इसी में वैल्यू रखो और उत्तर बन जाएगा। देखो हमको P नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, दर है 10%, 1 + 10/100 और पावर 3 बच कर और -1 करना पड़ेगा, और बराबर दिया है 331 रुपया। एक एक जीरो अगर हम काट दें तो आप जानते हैं क्या बनने जा रहा, 11/10 का क्यूब, और 11/10 का क्यूब होता 1331/1000, और 1331/1000 में से देखो 1331/1000 में से अगर हमने 1 घटा दिया तो 331/1000 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा P गुणा 331/1000 और बराबर क्या हो रहा 331। अगर हम दोनों संख्याएं काट दें तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000, यानी वह धन कितना हो गया 1000। तो अच्छा ऐसे सवाल ऐसे बनते हैं जब आप 1331/11 का क्यूब करते हैं या 9261 करते हैं 21 का क्यूब, तो उसी तरह की संख्याएं जब आपको दिखने लगती हैं तो आपका अंदाजा बनने लगता है कि लगभग क्या आ सकता है, लेकिन उसके लिए खूब सवाल लगाने पड़ते हैं। यदि दो संख्याएं किसी अन्य संख्या से क्रमशः 20% और 50% हैं तो उन दोनों संख्याओं में क्या अनुपात है। देखो तीसरी संख्या को हम 100 मान ले रहे हैं, देखो दो संख्याएं ये हैं पहली और दूसरी, कहते हैं 20% और 50% है का मतलब अधिक नहीं है, खाली है। तो बताओ इसका 20% 20 होगा, इसका 50% 50 होगा, और इन दोनों में क्या अनुपात होगा 2:5 हो गया। अभी कहता 20% अधिक है तो हम लोग इसको 120 करते, ऐसे 150 करते, तब फिर काटते, लेकिन अधिक नहीं बोला, केवल है बोल रहा है, इसलिए आपका उत्तर इतना छोटा था। ये क्वेश्चन आपको है, जयंत ने 6000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, 6 माह बाद मधु 4000 रुपया लेकर उसमें साझेदार हो गई, वर्ष के अंत में 5200 रुपये का लाभ हुआ, लाभ में मधु का हिस्सा क्या है। देखो ये जयंत जी आए थे, तो जयंत लाए थे 6000 रुपया, अब पूरे 12 महीने तक थे, और जो मधु आई है ये 6 माह बाद मधु आई, और कितना लेकर आई 4000 रुपया, 4000 रुपया लेकर मधु आई हैं और 6 महीने तक इनका पैसा रहेगा, क्योंकि 6 माह बाद आई है। अब बताओ इन दोनों का रेशियो क्या हुआ, 3 जीरो आपका कट गया, इसके अलावा ये 6 और ये 6 कट गया, अब 4 3 12 यानी 3:1, ये जो पैसा होगा
वो 3:1 में बांटा जाएगा। अगर 5200 रुपये को 3:1 में बांटते हैं आप, तो 3 1 4 काटोगे 13, 13 3 3900 और 13 1 13। ये मिलेगा मधु को, ये मिलेगा जयंत को। पूछा था मधु का, इसलिए 1300 आपका उत्तर है। जिस अनुपात में, मतलब अनुपात पूंजी गुणा समय करते हैं और जो अनुपात आता उसी अनुपात में पैसे को बांट दिया जाता, अर्थात लाभ मिल जाता। ये सवाल देखिए, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी है तथा ए बराबर 120 डिग्री एवं एबी बराबर एसी है। अगर आपका एबी बराबर एसी है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि यह कोण और यह कोण बराबर होगा। ठीक है, पूछा क्या है, एडीबी, कोण एडीबी का मान बताओ। अब एडीबी का मान बताना है। देखो, जब आपका ये 120 है तो 120 और ये दोनों भुजाएं बराबर है। 120 में क्या मिला दिया जाए कि आपका 100 बन जाए, 180 हो जाए, 60, यानी ये 30 हो गया और ये 30 हो गया। अब आप खुद बताओ, ये 60-60 हो गया क्योंकि इनका समद्विभाजक है, देख रहे, समद्विबाहु त्रिभुज है और कोण ए बराबर इतना है, तो ये 60-60 हो गया। अगर ऐसी स्थिति है तो बताओ ये कोण कितना हो, 60-30-90, 60-30-90, आपका कोण बन गया 90 डिग्री। देख रहे, ये केवल तब हो सकता है जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, जब आपका एडी आता है तो ये इसी तरह से बांट देता है क्योंकि ये दोनों कोण बराबर ही होने रहते हैं। तो इस तरह से आपका सवाल बन गया 90 डिग्री का। आगे देखिए, लिखा हुआ ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी ने अकेले से इस काम को पूरा कर दिया 30 दिन में। दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं? ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन तक कार्य किया। बताओ, ए अगर किसी काम को 60 दिन में कर सकता है और उसने 15 दिन काम किया, 15 दिन में क्या किया होगा, 15/60, 15/60 मतलब 1/4 काम किया, तो बाद काम बचा होगा 3/4। अब बताओ, बी ने 3/4 काम को 30 दिन में किया है, तो अगर बी से कहा जाए पूरा काम करो तो बताओ कितने दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा, यानी बी उस काम को 40 दिन में कर सकता है। अब ये 60 ये 40 है, लघुत्तम तो 120 होगा। अब 40 दिया 120 और 7 दूना 120, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 यूनिट काम रोज होगा। अब 5 यूनिट काम रोज होगा, पूरा काम कितने दिन में होगा, 24। कह रहे दोनों मिलकर कितना दिन में कर पाएंगे, तो आपका उत्तर होगा दोनों मिलकर 24 दिन में कर पाएंगे। वर्क एंड टाइम का सवाल था ये देखिए पानी टंकी का सवाल। लिखा, एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2.5 घंटे लगते। पहले 2 घंटे में भर सकता था, लेकिन अब 2.5 घंटे लगते। तो कह रहे भरी हुई टंकी को चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। ऐसे सोचो, अगर ए केवल भर रहा होता है तब 2 घंटा लगता है, और अगर ए भर रहा हो और बी उसे खाली भी कर रहा हो, यानी टंकी चू भी रही हो, तब लगता है 2.5 घंटा, मतलब 5/2। इन नहीं, 2.5 नहीं है, 2 3 6, एक 7/3, 7/3 भाई, 3 दूनी 6, एक 7/3, 7/3। अब बताओ 2 और 7/3 का लघुत्तम क्या है, 7, 7 दूनी 14। अब काटो, 2 7 14 और 7 दूनी 14, 2 3 6। सोचो ये भरने की क्षमता 7, लेकिन दिख रहा पानी 6, गिराया कितना, एक गिराया 1 घंटा में, तो 14 यूनिट गिराने में कितना समय लग जाएगा, 14 घंटे। आपका उत्तर ये रहा। यानी अगर उस टंकी को भर दिया जाए और फिर उसको रिसाव खाली होने दिया जाए तो 14 घंटे में पूरी टंकी एकदम खाली हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा वहां पर। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। देखा, एक गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 3 मिनट में वह कितने मीटर चलेगी। मीटर पूछा गया, तो मीटर पूछा गया है यानी दूरी पूछा गया है, तो दूरी बराबर आप क्या जानते हैं, चाल गुणा समय। चाल क्या, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको 5/18 कर दिया जाए तो मीटर प्रति सेकंड चाल हो जाएगी। और फिर कहे 3 मिनट में कितना दूर जाएगी, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 3 मिनट में 180 सेकंड हो जाए, बस इसे काट दीजिए, आपका उत्तर आ गया। 18 दूना 36 होता है और 5 दूनी 10, 10 का गुणा करो, सोचो
1800 मीटर आ गया। 1800 मीटर ये गाड़ी चली जाएगी। कितनी आसानी, सीधे गई 3 मिनट में 1800 मीटर निकल गई आगे। सोच रहे हैं, आसानी से लगाते चले जा रहे हैं, कोई सवाल में कुछ ऐसी बात नहीं आ रही है जिसको बहुत सोचना पड़े। दरअसल अभ्यास ऐसे ही होता कि इजी से शुरू करें और खूब आराम से मस्ती वाले मूड में, कहीं पर कोई तनाव में नहीं लेना, आराम से लेते जाएंगे और फिर क्या होगा, ऐसे सवालों को अपने मन मस्तिष्क पर छा जाएगा। फिर इसको ऐसा भी हो सकता है कलम नहीं चलाना पड़े। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही, तब वह 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। देखो 120 मीटर की रेलगाड़ी है और 320 मीटर का प्लेटफॉर्म है, कितना दूर चलना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 2 3 2 5 2 1 350, 350 मीटर उसे चलना पड़ेगा। और किस चाल से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलाओगे तो गुणा 5/18 करना पड़ेगा, 18 ऊपर चला जाएगा। बस अब काटो, 18 पचे 90 होता है और 25 से आप इसको काट सकते हो। 25 से क्यों 25, 10 बचेगा, 100 25 चौके 100, यानी टोटल 14 सेकंड का समय लग जाएगा और वो पूरा प्लेटफॉर्म पार हो जाएगा। देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, किसी आयत की लंबाई 20 मिनट बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। देखो कोई चीज 100 था, उसे बढ़ा दिया गया, 20 मिनट बढ़ा दिया, 120 कर दिया। अब करें वापस आओ, बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, जब वापस आएंगे तो 20 कम करना पड़ेगा। किसमें, 120 में। ये हो जाएगा 20/120 गुणा 100, काटेंगे 20 छक्का 120 और 100/6 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3 प्रतिशत। तो अगर आपने 20 मिनट बढ़ा दिया है और तो वापस आना है तो आपको आना पड़ेगा 16 सही 2/3। अगर आप 25 मिनट बढ़ाए होते तो वापस आते तो कितना आते, 20% आना पड़ता। ये परसेंटेज के बेसिक सवाल होते हैं, जैसे आप शुरू करोगे चैप्टर तैसे आपको मिल जाएंगे। 3 ठोस लोहे के घन जिनकी भुजाएं 4, 5, 6 सेंटीमीटर है, एक साथ पिघलाकर नए घन में ढाला गया। इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 सेंटीमीटर की पिघली हुई धातु गुम हो गई। तदनुसार नए बने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखो जब आप इसको पिघलाते हैं तो पिघलाने का अर्थ क्या होता है, इनका आयतन निकालना पड़ता है। तो आपको 4 का क्यूब करना पड़ेगा 64, आपको 5 का क्यूब करना पड़ेगा 125, फिर आपको 6 का क्यूब करना पड़ेगा 216 और तीनों को जोड़ना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, तीनों का टोटल आयतन हमारे पास होगा। तो 6 5 11, 11 4 15, हाथ 1, 7 2 9 1 10, हाथ 1 2 2 4, इतना आया। लेकिन इसमें से खराब प्रबंधन के कारण 62 खत्म हो गया, इसको माइनस करो, माइनस आपको 62 करना पड़ेगा। तो कितना बन जाएगा, 3 यहाँ 4 यहाँ 3, आप जानते हैं 343 आ गया। 343 आयतन होने का मतलब हुआ कि उस घन की भुजा कितनी हो गई, 7 आ गई। उस घन की भुजा कितनी हो गई, 7। और अगर किसी घन की भुजा 7 है तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया फार्मूला होता है 6a², यानी 6 × 7 स्क्वायर, यानी 6 × 49, यही काटना है आपको। तो 6 9 में 54, 5 6 चौक पे 24 5 29, 294 ये रहा। यानी उसका टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना होगा कि जब आप एरिया लिखते हो तो स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और जब आप आयतन लिखते हो तो क्यूब कहा जाता है। लिखा है, एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को 9 तथा 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जा रहे हैं। उस रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। सोचो एक सवाल के बारे में, एक रेलगाड़ी जा रही है और सामने एक आदमी इधर जा रहा है, एक आदमी यहाँ जा रहा है, सीधे एक ही दिशा में जा रहा है। इसकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको पार करने में 9 सेकंड लगा है, इसको पार करने में 10 सेकंड लगा है। हमने गाड़ी की चाल मान लिया है x किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए कि जब यह रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगी तब सापेक्ष चाल हो जाएगा x - 2। सोचो x - 2 सापेक्ष चाल से चाल है, और जो गुणा 5/18 करना पड़ेगा। और कितने सेकंड में पार किया, 9 सेकंड में। ये जो कैलकुलेशन है ये आ गई गाड़ी की लंबाई, और यही गाड़ी की लंबाई उसको पार करते समय क्या होगी, x - 4 की रफ्तार चलेगा और गुणा 5/18 करना ही पड़ेगा, और गुणा 10 सेकंड तक चलेगा तो वो भी पार हो जाएगी, ये भी गाड़ी की लंबाई।
अब दोनों गाड़ी की लंबाई है तो बराबर है और उसको पूरी तरह काट सकते हो। अभी x की वैल्यू आ जाएगी, रख दिया जाए। ये हो गया 9x माइनस 18 बराबर 10x माइनस 40। बताओ x बराबर क्या आ गया, 22। अगर x की वैल्यू 22 आ गई तो 22 अब चाहे यहाँ रख दो चाहे वहाँ रख दो, आपकी गाड़ी की लंबाई मिल जाएगी। चलो मैं यहीं रखता हूँ, x की वैल्यू 22 रखता हूँ, तो 22 में से 2 घटाओगे 20 आएगा, और 20 गुणा 5/18 यहाँ करता हूँ, 20 गुणा 5/18 और गुणा 9। तो देखो क्या होने जा रहा, 9 दूना 18 और 2 से काट दो 10, 10 बचे 50, 50 मीटर गाड़ी की लंबाई आ गई। तो हमने क्या किया था, पहले दोनों की दूरी निकाल लिया और दोनों की दूरी के बराबर कर लिया और सीधे हमारा उत्तर हमारे पास। अच्छा सवाल है, समय दूरी का सवाल है, अच्छा सवाल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करें। लिखा 45 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद उनके साथ 36 आदमी और आ गए, शेष काम पूरा करने में अब और कितने दिन लगेंगे। बताइए, अगर 45 आदमी हैं, 45 आदमी है और उन्हें कोई काम करने में 16 दिन लगता है, इसका मतलब टोटल काम कितना है, गुणा कर लो। 16 पचे 80, 8, 16 चौके 64 और 8 72, टोटल 720 मिनट काम। अब 45 आदमी ने काम शुरू किया, कितना दिन किया, 4 दिन तक किया। बताओ 4 दिन तक किया, इसका मतलब क्या हुआ, 180 मिनट काम खत्म हो गया। अब अगर 180 मिनट काम खत्म हो गया तो माइनस किया जाए। अब हमारे पास काम कितना बचा है, 12 में से 8 घटाएंगे 4 और 6 में से घटाएंगे 5, 540 मिनट काम बचा। करे 36 आदमी और आ गए, भाई 45 पहले से थे और 36 और आ गए, कितने हो गए, 6 5 11, 4 3 7 81 आदमी हो गए। अब बताओ, क्या 540 मिनट काम को अगर 81 आदमी करेंगे तो कितना दिन लग जाएगा, भाग दे दो, 540/81 काटो, तो 9 9 में 81, 9 छक्के 54, 3 से काट सकते हो, 3 20 में आ जाएगा, 3 3 9, 6 सही 2/3 दिन, 20/3 माने क्या होता है, 6 सही 2/3 दिन और लगेगा और काम खत्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखो 23 नंबर। लिखा है किसी परिवार के चावल, मछली तथा तेल पर खर्च क्रमशः 12, 17, 3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि होने पर इन मदों में परिवार के खर्च में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो गई। आओ देखते हैं। क्या है, चावल मछली, चावल है, ये मछली है और ये तेल है। अभी क्या है, 12, 17 और 3। ध्यान रखिएगा, जब कभी परसेंटेज में रेशियो आ जाए तो उसके साथ वेरिएबल एक्स ना मानकर, बल्कि अगर 100 से गुणा रखें तो ज़्यादा आसान हो जाता है। कारण है कि परसेंटेज निकालना पड़ता है। तो मैंने मान लिया चावल पर 1200 का खर्च था, मछली पर 1700 और तेल पर 300 का खर्चा था, यानी कुल खर्च कितना था, 17 3 20 12 3200 रुपया टोटल खर्चा था। अब क्या हुआ, वृद्धि हो रहा है, ये 20% वृद्धि होगा, ये 30% वृद्धि होगा और ये 50% वृद्धि होगा। वृद्धि होकर कहाँ जाएगा, ये कितना हुआ, 12 दूनी 24, 240 रुपये बढ़ जाएगा, ये 17 3 51, 510 ये बढ़ जाएगा और 5 3 15, 150 रुपये ये बढ़ जाएगा। अब चलो जोड़ते हैं, 0 5 1 6 4 10, 1 2 5 7 2 9, 900 रुपया इनका खर्च बढ़ा। पहले 3200 रुपया खर्च होता था, अब 900 रुपया और बढ़ गया है, तो क्या परसेंट बढ़ गया है, यही काट दीजिए। अगर हम इसे काटते हैं, 4 8 32 और 4 से काटिए तो 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8 4 7 20, 8 से भाग दीजिए, 8 दूनी 16, 6 बाई 65, 8 8 64, 1/8, 28 रही 1/8, कहीं नहीं दिख रहा, ये रहा। तो आप कहेंगे कि उसके खर्च में 28 सही 1/8% की वृद्धि होगी। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो बड़ा नहीं लगेगा, बस एक बार आपको देखना भर पड़ेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पत्रिका के एक अंक की कीमत 30 रुपया है। यदि किसी ग्राहक को 36 अंक मंगवाने हैं और उसे 810 रुपया देने पड़ते हैं तो ग्राहक को कितने % की छूट होगी। आप बताओ, एक पत्रिका अगर 30 रुपये का है और 36 अंक मंगवाना है तो इसका मतलब 30 गुणा 36, 36 या 108, 1080 रुपये का सामान। लेकिन अगर एक ग्राहक ने मंगवाया तो उसको खाली 810 देना पड़ा, अर्थात 1080 का सामान उसको 810 का पड़ गया। तो बताना कितने % छूट मिली, पहले देख लिया जाए।
कितने रुपए की छूट मिली है? 270 रुपए की छूट मिली। अब 270 रुपए की छूट क्या परसेंट होता है? तो 270 गुणा 100 बटा 1080, इसको काटना। और काटते हैं तो 1 जीरो अगर हम काट दें तो 9 27 तिया 4 7 28, इसको 4 बार में कट गया और 4 से आप इसको काटोगे तो 25% डिस्काउंट हुआ भाई। कितना डिस्काउंट हुआ? 25%। एक साथ मंगा लिया तो उसको 25% की छूट मिल गई। देख सकते हैं कितने आराम से सवाल को सोचा जा सकता है। और ये रहा आपका आज का आखिरी प्रश्न। लिखा है ए बी और सी एक साझे कंपनी साझेदार करते हैं। किसी वर्ष ए को लाभ का 1/3 भाग, बी को 1/4 भाग और सी को शेष 5,000 रुपया मिला। ए का भाग कितना है? जरा सोचो आप, अगर 1 बटा ए है, ए को 1/3 मिला है, ए को कितना मिला? 1/3। अब बी को कितना मिला? 1/4। सी का नहीं पता, कैसे निकाला जाए? क्या करते हैं, ए बी सी 3 4 का लघुत्तम 12 कर लो। मान लो कुल 12 रुपया था, हम रेशियो फिट कर रहे हैं तो 1200 था तो 12 का 1/3 क्या होता है? 4। 12 का 1/4 कितना होता है? 3। अब 4 और 3 इसको मिल ही जाएगा तो इनको 5 मिल जाएगा। इसी रेशियो में पैसा मिलना। अब सी को मिलना था अनुपात का 5 और मिला है 5,000। तो बताओ 1 अनुपात 4 था तो क्या मिलेगा? 4,000। देखिए ये रहा सवाल। कितनी आसानी से, आराम से, बिना कोई तकलीफ के आराम से सवाल हल होगा। बस इसी तरह अभ्यास बनाए रखें और बस रोज लगाएं। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि एग्जाम आएगा अचानक आप पढ़ ले जाएंगे, नहीं होगा। रोज का रोज आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ते रहिए, मजा आएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।